नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके जो ज्यादा नगर हैं वो सिंधु घाटी के किनारे ही मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब वैदिक काल था तो वैदिक काल के बाद का जो सारा 1856 तक का जो काल हुआ, वहां तक हम जो भारतीय थे या जो सारी दुनिया था यही मानती थी कि जो वैदिक काल है भारत का वो ही सबसे हमारा प्राचीन काल था। मतलब उससे पहले हमारे भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी। लेकिन पहली बार 1921 में जब खनन किया गया तो उसके बाद ही पता चला कि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी विकसित सभ्यता थी, एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा बाद में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि इसमें जो प्रश्न होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान से याद रखना है और उसको आप एक नोटबुक में लिख के भी रखना है, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो दिमाग से निकल जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले निरीक्षण किया था वहां से लेकर मैं लास्ट तक आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। मैं यहां लिख देता हूं चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन चार्ल्स मैसन जब 1826 में हड़प्पा में, जो आज के आधुनिक पाकिस्तान में है, हड़प्पा का जब निरीक्षण कर रहा था तो वहां पर उसने देखा कि कुछ पुराने अवशेष उसको मिले 1826 में। फिर बाद में 1826 में फिर बाद में उसने दोबारा निरीक्षण किया 1833 से लेकर 38 के बीच, 1833 से लेकर 1838 के बीच उसने कई निरीक्षण किए और उसने वहां पर कई पुरानी चीजों को खोजा। और उसने 1842 में एक लेख लिखकर दुनिया के सामने पहली बार ये बताया था चार्ल्स मैसन ने कि भारत में कोई ऐसी शायद पुरानी सभ्यता रही होगी, कि वहां पे छोटे छोटे हड़प्पा में नगर थे, कुछ चीजें मिल रही थी, खनन तो हुआ नहीं था लेकिन चीजें मिल रही थी। तो उसने पहली बार 1842 में ये बताया, एक लेख लिखकर ये बताया था कि हिंदुस्तान में शायद कोई पुरानी सभ्यता रही होगी। फिर 1853 और 56 के बीच, आपको पता है जब रेल चलाई गई थी तो 1853 में पहली रेल चलाई गई थी बॉम्बे टू ठाणे तक। तो लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहां से? लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके दो अंग्रेज अधिकारी थे जिसको बटलर बंधु के नाम से भी जाना जाता था, जिनको बटलर बंधु के नाम से भी जाना जाता था। आपने ये ध्यान से याद रखना है, जिसका ना एक का नाम था जेम्स और दूसरे का नाम था विलियम बटलर। जेम्स और विलियम बटलर, जेम्स और बटलर, जेम्स और विलियम बटलर ये दो इंजीनियर थे, रेलवे ट्रैक थे। तो उन्होंने पहली बार उनको 1853 और 56 के बीच में जब वो रेल की पटरी बना रहे थे तो उनको पुरानी ईंटें मिली थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें थी वो उन्हें पहली बार मिली थी लाहौर और कराची के बीच में। तो उन्होंने उन ईंटों का प्रयोग रेल की पटरियों को बनाने में किया था। फिर 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। आपने ध्यान रखना, नोट करना इन चीजों को। एलेक्जेंडर कनिंघम, जिसने हड़प्पा का पहली बार 1856 में, मैं नाम लिख देता हूं एलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार निरीक्षण किया हड़प्पा का, तो हड़प्पा का निरीक्षण करके उन्होंने पहली बार हड़प्पा का मानचित्र बनाया था। और उन्होंने ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये अंग्रेज अधिकारी था एक, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसी ने ही भारतीय पुरातत्व की विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और पहले सबूत किसको मिले थे? चार्ल्स मैसन को। कब मिले थे? 1826 में। फिर 1833 और 38 के बीच उन्होंने कई निरीक्षण किए, और उसके बाद उन्होंने 1842 में एक लेख लिखकर यह बताया था दुनिया को कि भारत में एक शायद पुरानी सभ्यता कोई हो सकती है, ऐसा कहा था। तो फिर एक जॉन मार्शल, जो जॉन मार्शल था, एक अंग्रेज अधिकारी था, वो भी जॉन मार्शल, ध्यान से रखना और याद रखना, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने जब इसका कार्यकाल की घोषणा की कि इसका कार्यकाल लगभग 3200 से 2700 तक के बीच का कार्यकाल है। लेकिन पहली बार डीपी अग्रवाल, जो हमारे भारतीय पुरातत्व के शोधकर्ता थे, तो डीपी अग्रवाल ने पहली बार ये कार्बन 14 की पद्धति, एक कार्बन 14 की पद्धति होती, कोई पुरानी चीज का अगर किसी का कार्यकाल निकालना हो तो वो कार्बन 14 की पद्धति से ही निकाला जा सकता है। तो पहली बार डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 की पद्धति से ये अनुमान लगाया कि ये लगभग 2300 से लेकर 1750 तक के बीच का, ईसा पूर्व के बीच का काल रहा होगा। किसने किया था? डीपी अग्रवाल ने। डीपी अग्रवाल ने। और फिर जो विदेशियों ने तो ये बताया था कि ये एक सोमालियन सभ्यता है। ये सोमालियन सभ्यता है क्योंकि ये जो इंडस वैली सभ्यता है, इसके कुछ अवशेष सोमालियन सभ्यता से मेल खा रहे थे, तो उन्होंने इसको सोमालियन सभ्यता कहा है। ये सोमालियन लोगों का काम है, जो सोमालिया से आए हुए लोग थे, उन्होंने ही इस सभ्यता विस्तार किया था। जो भी हो, लेकिन हम आज गर्व से के साथ कह सकते हैं कि भारत में 2500 साल ईसा पूर्व एक ऐसी सभ्यता थी जो दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता में बड़े बड़े नगर थे, बड़े बड़े गांव थे, कई स्नानागार मिले, कई जलाशय मिले, अन्नागार मिले हैं। उस वक्त की जो वहां की जो प्रणाली थी वो एक अनोखी थी। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं, जब हड़प्पा का उत्खनन किया गया 1921 में, तो किसने कराया था? जॉन मार्शल ने। ध्यान रखना, नहीं तो प्रश्न में कई बार ऐसा आता है कि किसने करवाया था, तो आप सीधा बोल देंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये गलत है। राय बहादुर साहनी ने उत्खनन कराया था, वो शोध करता थे, उत्खनन कराया था। तो लेकिन जो जॉन मार्शल थे, उनके नेतृत्व में कराया गया था 1921 में ये। और यहाँ पे एक और ध्यान रखना है आपने कि जो नदियां हैं, किस साइड पे कौन सी नदी है, प्रश्न लगभग नदियों से बनते हैं, किस साइड पे कौन सी नदी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, तो ये आपने पूरा ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाना, क्योंकि हम अगली वीडियो जो बनाएंगे तो सीधा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की उत्खनन कराया था। तो ये रावी नदी के किनारे है, जो डिस्ट्रिक्ट चंबा से निकलती है रावी नदी, उसके किनारे है। और यहां पर मिला क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, अन्नागार। एक चीज तो यहां लगभग हर साइट पे कॉमन रही है कि अन्नागार तो हर साइट पे मिला है, क्योंकि वहां लोग थे, खाने पीने का सामान भी रखते थे, गोडाउन बना के रखते थे, तो इसलिए अन्नागार तो हर जगह मिला है। और दूसरी चीज क्या मिली है? ताबूत दफन। ताबूत क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कोई एक बंद संदूक जैसा होता है, उसमें एक डेड बॉडी को रख दिया जाता है।
और उसको दफन कर दिया जाता है, तो उसको ताबूत बोलते हैं। एक ताबूत दफन मिला है और पूरा का पूरा एक शहर मिला है, कहाँ? हड़प्पा में। नंबर 2 पे आते हैं हम, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है। ये 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? सिंधु नदी। ध्यान से याद रखना आपने, और नोट्स बनाना, आपने पूरा नोट्स बना के उसको लिखना है। यह नदी कौन सी बहती है? सिंधु नदी। यहां पर एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा स्नानागार था। और अन्नागार मैंने बताया कि यह तो कॉमन था, ये तो हर जगह मिलता था। और एक अन्नागार मिला है, और पूरा का पूरा एक शहर मिला है। और क्या मिला है? एक कांस्य, कांस्य की एक नर्तकी मिली है, डांस करती हुई कांस्य की एक लड़की का स्टैचू मिला है, कहां? मोहनजोदारो में। और एक दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा मिली है, दाढ़ी वाले आदमी की वहां पे एक प्रतिमा मिली है। और मिट्टी के टेराकोटा के जो खिलौने होते हैं, यानी मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, वो भी मिली है। और क्या मिला है? यहाँ पर बेलनाकार मोहर मिली है। बेलनाकार मोहर होती है जो बिल्कुल बेलन की तरह होती है, उसको उस पे कुछ चित्रित होता है, ऐसे घुमा के स्याही में लगा के, पेपर पे घुमा के उसको लगा दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं बेलनाकार मोहर। और पशुपति मोहर भी मिली है। पशुपति, वहां एक पशुपतिनाथ जो शिव जी की मूर्ति थी, वो भी उस मोहर पे, बेलनाकार मोहर पे, एक मोहर पे लगी हुई थी। तो इसका ये सिद्ध होता है कि जो ये शिव पूजा है, ये काफी साल पुरानी है। तो पशुपतिनाथ की एक मोहर मिली है, और एक मिला है वहां पर बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा, कि वहां पे उस समय शायद बुनती की होगी, बुनाई करके एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। उसके बाद आता है चनंदड़ो। चनंदड़ो, ये चनंदड़ो 1934 में गोपाल मजूमदार ने इसका उत्खनन कराया था। और यहां पर मिला क्या है? यहाँ पर एक मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है। मनका अर्थात जो मोती होता है, जो गले में माला या मोती जो पहना जाता है, तो उसको छेद किया जाता है मोती में, तो उसको छेद करने की एक फैक्ट्री मिली है। और क्या मिला है? एक लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक मिली है। और काजल, आईकॉन काजल जो होता है, आईलाइनर, काजल, एक काजल मिला है। और कंघी मिली है। कंघी हाथी दांत की भी मिली है और लकड़ी की मिली है। जाहिर है जो मतलब अच्छे लोग, अमीर लोग होते थे, वो हाथी दांत की कंघी का यूज करते हैं। तो जो गरीब होते, आम जनता होती थी, वो लकड़ी के दांत की कंघी का यूज करती थी। उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ 1953 से 1955 के बीच में किया गया है। किसने कराया है? यज्ञदत्त शर्मा ने। तो यहां पर क्या मिला है? ये सतलुज नदी के किनारे है, जो सतलुज नदी है उसके किनारे है। इस पर एक आदमी और कुत्ते का कंकाल, रोपड़ में क्या मिला है? ये चंदुड़ो में, सॉरी रोपड़ में, एक आदमी और कुत्ते का कंकाल एक ही कब्र के, और उसके साथ में एक और कब्र में कुत्ते का कंकाल मिला है। जितने कंकाल आदमियों के मिले हैं, उतने ही कंकाल कुत्ते के मिले हैं। और साथ में और क्या मिला? आदमी के सर के साथ एक फूटी हुई मटकी मिली है। कई फूटी हुई, कई जगह कई मटकियां मिली थी फूटी हुई, कई जगह एक मिली थी। तो कई जगह फूटी हुई मटकियां, और कुत्ते का कंकाल तो कॉमन था। अब कुत्ते का कंकाल क्यों डाला गया था, इसका प्रश्न आज तक कोई नहीं दे सका है। शायद उसका प्रिय रहा होगा, कि कोई प्रिय पशु था, तो उसके उसके साथ ही दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर कुत्ते का कंकाल भी मिला, और एक मोटी, ये टूटी हुई फटकी मटकी भी मिली है। उसके बाद आता है लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और यहाँ कौन सी नदी बहती है? भोगवा नदी। ये नदियों को आपने बिल्कुल विशेष से ध्यान रखना हो, ये भोगवा नदी बहती है। इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने कराया था 1955 और 62 के बीच में। यहां पर भी एक मनका फैक्ट्री मिली है, मनका बनाने की फैक्ट्री यहां पे मिली है। और एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड वो होता है जो समुद्री जहाज जो आते हैं, तो वहां पे जो रुकते हैं, उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। तो वहां पे डॉकयार्ड मिला है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे था, इसलिए यहाँ पर डॉकयार्ड बनाया गया था। और एक वटन सील मिली है। वटन सील होती है जो ऊपर से ठप्पा लगा के सीधे मोहर होती है, उसको वटन सील बोलते हैं। और पूजा की बेदी मिली है, जो हवन की बेदियां होती है, बाहर 3-4 बेदियां मिली है, और एक बड़ी बेदी मिली है। यहां पर कहा? लोथल, गुजरात में, वो पूजा की बेदियां। तो इससे ये जाहिर होता है कि वहां उस समय के लोग देवी देवताओं और यज्ञ, ये इस दान वगैरह इसमें बहुत बिलीव करते थे। और इसके साथ एक मिला है वहां पे चित्रित जार, एक नहीं कई चित्रित जार मिले हैं। चित्रित जार मतलब एक जार था, एक बर्तन था, उस पे बहुत ड्राइंग की गई थी।
तो एक चित्रित जार भी मिला है और क्या मिला है, चावल। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि चावल सब मतलब सिर्फ लोथल में ही मिला है, बाकी जौ तो हर जगह मिले हैं। ये जौ है, जौ की खेती लगभग हर साइट पे मिली है, लेकिन चावल की खेती का साक्ष्य जो है वो लोथल में ही मिले हैं। और एक यहाँ पे क्या मिला है, हाथी दांत का सेट। हाथी दांत का सेट कोई उसकी चीज नहीं बनाई गई थी, लेकिन पूरा का पूरा सेट हाथी दांत का, जो मुंह का जो पिंजर होता है उसका पूरा हाथी दांत का सेट मिला है। कहाँ मिला है, लोथल में। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। वंग होती है, पंजाबी में बोलते हैं बंग मतलब चूड़ी, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। ये राजस्थान श्री गंगानगर में पड़ता है। यहाँ कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी, याद रखना आपने, घग्गर नदी। तो ये 1961 में ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा उत्खनन कराया गया था। यहाँ पर जली हुई चूड़ियां मिली है, पूजा की बेदी मिली है, जो हवन करते थे पूजा की बेदी होती थी वो मिली है। और गड्ढे में ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ पर मिला है कालीबंगा में, गड्ढे में एक बर्तन के साथ ऊंट की हड्डियां मिली है। एक गड्ढे में एक बर्तन था और उसके अंदर ऊंट की हड्डियां थी। ऊंट की हड्डियां, तो इससे ये सिद्ध होता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय लोग के टोटका और जादू जंत्र में भी बिलीव करते थे, क्योंकि ऊंट की हड्डियां और बर्तन साथ में टूटा हुआ किसी गड्ढे में मिलना इसी बात का प्रमाण है। उसके बाद आता है धौलावीरा। धौलावीरा में नदी कौन सी बहती है, घग्गर नदी। ये भी गुजरात में, ईश्वर राजस्थान गुजरात में है। ये घग्गर नदी बहती है। इसका उत्खनन 1960 में जेपी जोशी ने कराया था। यहाँ पर मिला क्या है, एक बैल के साथ नग्न मानव द्वारा संचालित, बैल चला रहा है आदमी और नग्न मानव का वहां पे चित्र मिला है। और जल संचयन, जल संचयन मतलब जल की जो नालियां होती थी, जो बिल्कुल नालियां होती थी, वो हर घर में, हर घर की नालियां पानी के लिए निकास नाली होती थी। और मोहनजोदड़ो में तो हर घर में एक कुआं भी मिला है। मोहनजोदारो में हर घर में एक कुआं मिला है। और यहाँ पर जलाशयों की संख्या मिली है, जो छोटे छोटे कुएं होते थे वो भी मिले हैं। और निर्माण के लिए चट्टानों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर एक बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा बनाया गया था। नीचे घर थे, छोटे छोटे घर थे खुद के लिए रहने के लिए गांव को, लोगों को। और वहां उनकी जो दीवारें थी, उन घरों की दीवारें थी वो बिल्कुल ईंट से पतली दीवारें थी। और जो चट्टानों द्वारा निर्मित जो एक ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया था या अन्नागार बनाया गया था, ये सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था और काफी चौड़ी दीवारें बनाई गई थी। कहाँ, धौलावीरा में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं आपको बताता हूं। तो उसके बाद आता है बनावली। बनावली की जो उत्खनन है वो कराया था R.K. बिष्ट ने। ये फतेहाबाद हरियाणा में है। और यहाँ पर मिला क्या है, जौ मिले हैं और टेराकोटा का हल मिला है, यानी मिट्टी का हल। टेराकोटा तो मिट्टी, जो मिट्टी का हल मिला है यहाँ पर। उसके बाद आता है लरकाना, ये पंजाब में पड़ता है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट। तो लरकाना में क्या मिला है, ये R.K. बनर्जी ने इसका 1922 में उत्खनन कराया था। यहाँ पर कुछ खास नहीं मिला है, जौ मिला है। जो मैंने आपको बताया कि जौ सिर्फ हर जगह लगभग मिला है। और लोथल में चावल सिर्फ लोथल में ही मिले हैं। उसके बाद आती है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये लरकाना हरियाणा में है। तो यहाँ ये उत्खनन कराया था अमरेंद्र नाथ ने, और 1997 से लेकर 2000 तक कराया। और आप ध्यान रखना, आजकल भी इसका उत्खनन चला हुआ है, 2020 के बाद उत्खनन चला हुआ है। और पूरे के पूरे गांव के गांव अब आज तक मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी साइट ये राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी साइट कौन है, तो राखी गढ़ी है, क्योंकि साइट में बड़े सब सारे गांव आते हैं। और ऐसा पूछा जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन था, तो सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदारो, जो कि बहुत बड़ा 300 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए कि सब जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा, तो सब जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र का दाइमाबाद सबसे बड़ा था। तो उसके बाद राखी गढ़ी आती है। राखी गढ़ी में क्या मिला है, टेराकोटा के पहिए मिले हैं। मिट्टी के टेराकोटा के पहिए का मतलब होता है मिट्टी के पहिए मिले हैं, और मिट्टी के ही खिलौने मिले हैं, और कुछ मूर्तियां मिली है, और मिट्टी के ही बर्तन मिले हैं।
और आज भी इसका उत्खनन चला हुआ है। और सबसे बड़ी साइट है ये सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद आता है आलमगीरपुर। 1958 में ये यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था। और यहाँ नदी कौन सी बहती है? हिंडन। हिंडन रिवर बहती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपने नदियों को ध्यान रखना, साइट्स को ध्यान रखना है। कोई भी प्रश्न कहीं से आ सकता है। अगर आसान प्रश्न बीच में से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उनकी जड़ों से प्रश्न आते हैं, तो आपने ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट जो है आपने नोट करके रखना है। उसके बाद आता है सुतगंगे डोर। सुतकांगे डोर ये कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में है। यहाँ नदी कौन सी है? तास्त नदी है। यहाँ 1927 में RL स्टेन ने यहाँ उत्खनन कराया था। यहाँ पर कुछ खास नहीं मिला है, एक डॉकयार्ड मिला है, बिग डॉकयार्ड, यानी बहुत बड़ा डॉकयार्ड। जो समुद्री जहाज आते थे तो वहां पे रुकते हैं, उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। बिग डॉकयार्ड मिला है। मैं थोड़ा मैप के माध्यम से बता दूं। पहले मैंने ये बताया कि पहले नहीं बताया, क्योंकि आपको अब आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ है जम्मू कश्मीर, J&K। ऊपर मांदा से लेकर, ये वहां जम्मू कश्मीर मांदा से लेकर महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और पूर्व से आलमगीरपुर यूपी, मेरठ से लेकर बलूचिस्तान सुतकांगे डोर तक फैली हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका जो वर्ग था, जो क्षेत्रफल था, वो था 13,000 वर्ग किलोमीटर। 13,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और इसका जो मांदा से दाइमाबाद तक का जो एरिया था वो था 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतगांगे डोर तक था 1600 किलोमीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल था। इस एरिया में ये सभ्यता फैली हुई थी। और ये था हमारा भारत। तो यहाँ ये सभ्यता फैली हुई थी। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो तब तक आपने ये पूरा याद करके रखना।